बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारत में लोक प्रशासन। आज हम भारत में लोक सेवाओं का विकास किस तरीके से हुआ उस पर चर्चा करते हैं। हम देश में लोक सेवाओं के क्षेत्र में जो हमारा औपनिवेशिक अतीत है उसको नजर करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में सरकार और शासन के साथ साथ अच्छी सेवा वर्गीय व्यवस्था के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। प्राचीन भारतीय प्रशासन के संगठन तथा व्यवहार पर अर्थशास्त्र, महाकाव्य और स्मृतियों के सुझावों तथा निर्देशों का काफी प्रभाव था। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उसमें सरकारी कर्मचारी की परीक्षा के तरीकों, उनके वेतन स्तर तथा सेवी वर्ग संबंधी विषयों का स्पष्ट उल्लेख था। मुगल काल में विभिन्न प्रशासनिक विषयों में लोक सेवाओं का संगठन किया गया। मुगलकालीन भारतीय प्रशासन अरब परंपराओं तथा प्राचीन भारतीय परंपराओं से प्रभावित रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसकी वाणिज्यिक प्रवृत्ति ने तत्कालीन लोक सेवाओं को योग्यता की अपेक्षा लूट प्रथा पर आधारित कर दिया। तो ये चेंज आया। जो पहले हम देख रहे थे कि जिसमें मेरिट भी होती थी, जिसमें योग्यता भी देखी जाती थी, कमिटमेंट स्टेट का, और चाहे वो पुराने समय में रहा हो प्राचीन भारत में या मुगल शासकों के टाइम पे रहा हो, लेकिन इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में जो लेक सेवाओं में कुछ परिवर्तन हमें जरूर देखने को मिला। कंपनी की वाणिज्यिक नौकरियों की प्रकृति योग्यता आधारित प्रशासकीय सेवाओं के विकास में एक भारी बाधा सिद्ध हुई। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स तथा कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरल ने भू राजस्व की वसूली तथा शांति व्यवस्था की स्थापना के क्षेत्रों में लोक सेवाओं की आधारशिला रखकर अत्यंत ही प्रशंसनीय आरंभिक कार्य किया। अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस को हम इसलिए ज्यादा याद करते हैं। और 1781 की केंद्रीयकरण योजना के अनुसार राजस्व मंडल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन भी हुआ। और कॉर्नवालिस कोड ने सत्ता की सीमाओं को परिभाषित किया, न्याय की भ्रूण हत्या के विरुद्ध नियमित अपीली व्यवस्था की पद्धतियां निर्मित की और राजस्व, पुलिस तथा दीवानी और फौजदारी न्याय के क्षेत्रों में भारतीय लोक सेवाओं की स्थापना की। तो इस तरह हम देखते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को एक प्रतिज्ञा पत्र पाने के लिए विवश किया, जिसमें उनकी सेवा की शर्तों का उल्लेख और निजी व्यापार न करने, घूस या उपहार न लेने तथा अनेक नियमों का उल्लेख उन्होंने उस समय स्थापित किया। तो प्रतिज्ञा पत्र से बंधे होने वाले कंपनी के असैनिक कर्मचारियों को प्रतिज्ञाबद्ध सिविल सर्विस कोविनेंटेड सिविल सर्विस का नाम दिया गया। अब उसके बाद क्लाइव के सुधार आए, जो बाद में स्थिति साफ काफी समय तक सोचनीय बनी रही। इस ठीक करने के लिए कॉर्नवालिस ने 1785 से 1793 में कॉर्नवालिस का भारत में प्रशासनिक सेवा में कुछ बड़े मौलिक परिवर्तन देखने को मिले। और हम देखते हैं कि उसने कर्मचारियों के व्यापार करने पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगाई। उस प्रतिबंध से कर्मचारियों के आय में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए उसने उनके वेतन में पर्याप्त वृद्धि की। तो वेलेस्ले आए उसके बाद। वेलेस्ले ने अपने प्रशासकों का बड़ी सावधानी से चयन करना, उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षण दिलवाने का उन्होंने प्लान बनाया और यह कार्य चालू किया। और वेलेस्ली ने अपने शासनकाल 1798 से 1805 के में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता अनुभव की। इन्हें भारत की भाषाओं, कानूनों तथा इतिहास की शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम भेजा। तो नौकरी पाने के लिए इनको 3 वर्ष के लिए कॉलेज में प्रशिक्षण पाना आवश्यक किया गया। कंपनी ने डायरेक्टर
वेलेस्ली के इस प्रस्ताव से सहमति नहीं थे। उन्होंने कोलकाता के स्थान पर 1813 में इंग्लैंड में हेलीबरी नामक स्थान में कॉलेज की स्थापना की। कंपनी की सेवा करने के लिए इस महाविद्यालय में 4 सत्र तक अध्ययन करना अनिवार्य बनाया गया। इसमें पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा कर दिया गया कि यह ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज के स्तर से भी उत्कृष्ट माना गया। यह कॉलेज 1858 तक बना रहा। सन 1833 में संसद द्वारा कंपनी की स्वीकृत किए गए चार्टर में व्यवस्था की गई कि उसके सभी कर्मचारियों की भर्ती तथा सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाएगी। और 1854 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जबकि लॉर्ड मकॉले की अध्यक्षता में कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन हुआ। इस कमेटी ने ICS के लिए, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए सिफारिशें की थी, वे न्यूनाधिक रूप में आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के गठन का कार्य बनाने के आधार स्तंभ बना हुआ है। अब आइचसन आयोग की बात करते हैं। आइचसन आयोग 1886 के प्रमुख सिफारिशें। आइचसन आयोग एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव था हमारे विकास के अंदर सिविल सर्विसेज। इन्होंने कॉन्वेंटेड, जो अनकॉन्वेंटेड सेवाओं के अंतर की मिटाकर उनके स्थान पर सामान्य 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ सेवा, प्रांतीय सेवा। मतलब भारतीय, एक तो सिविल सेवा थी इंडियन सिविल सर्विसेज, एक प्रांतीय सेवा और एक अधीनस्थ सेवा। इन 3 कैटेगरीज में इन्होंने परीक्षा की जो न्यूनतम आयु वो 23 वर्ष कर दी गई। और आयोग ने सिविल सर्विस की परीक्षा एक ही समय में इंग्लैंड और भारत में लेने का विरोध किया आइचसन कमीशन ने। तो इस प्रकार आइचसन कमीशन ने भारत को यह सलाह दी कि यह स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय लोक सेवा का गठन करे। फिर आर्लिंगटन कमेटी आती है 1912 के अंदर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इंग्लैंड और भारत में साथ ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की राष्ट्रीय मांग की स्वीकृति दी। यह भी अनुशंसा की कि भारतीय उच्च लोक सेवाओं में 25% पद भारतीयों के लिए सुरक्षित किए जाए। तो लॉर्ड आर्लिंगटन की जो कमेटी थी उसने भारतीयों के लिए 25% आरक्षण कहा जाए तो वह किया कि भारतीय लोग इसके अंदर आएंगे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट आती है उसके बाद 1918 के अंदर, जो सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड भारत में एक साथ ली जाए। भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू में वरिष्ठ पदों में से 1/3 पदों के लिए भारत में भर्ती भारत में ही की जाए। प्रतिवर्ष इसमें 1.5% भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाती रहे, यानी 33% पहले लिए जाए, फिर उसके बाद प्रतिवर्ष इसमें से 1.5% हरदम बढ़ाती जाते हैं। और ICS के अधिकारियों के वेतनमान, निवृत्ति वेतन, अवकाश और समुद्र के पार के भत्तों की सुविधाओं में वृद्धि की जाए। यह सब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया। 1919 में भारत शासन अध्ययन में इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया और केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक सिविल सर्विस आयोग स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इस आयोग में सभापति सहित अधिक से अधिक 5 सदस्य हो सकते थे। प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। अब इसके साथ ही सिविल सर्विस की परीक्षाएं भारत में लेने की पद्धति लागू की गई और सन 1922 में इस प्रकार की पहली परीक्षा का प्रबंध इलाहाबाद में इसलिए किया गया कि वहां परीक्षा लेने के लिए अच्छे हॉल तथा ठहरने के लिए छात्रावास भी थे। और 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया जिसे ली कमीशन कहते हैं। और यह ली कमीशन ने सुझाव दिया कि लोक सेवा आयोग की स्थापना यथासंभव की जाए। और लोक सेवा आयोग के कार्य 2 प्रकार के होंगे: लोक सेवाओं के लिए भर्ती करना तथा भर्ती के लिए उपयुक्त योग्यताओं का स्तर निर्धारित करना, और लोक सेवाओं की सुरक्षा एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण करना। तो जो ली कमीशन था उसके 3 वर्गों में विभाजित किया गया लोक सेवाओं को। उसकी दृष्टि से प्रशासन के सुरक्षित भाग से संबंधित सेवाएं जैसे ICS, IPS, भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आदि। आयोग की यह राय थी कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति एवं नियंत्रण की शक्तियां भारत सचिव के पास ही रहें। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि हस्तांतरित क्षेत्र की सेवाएं जैसे भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय कृषि सेवा, ये ऐसे जो क्षेत्र थे जो ट्रांसफर्ड थे, जो इंडियंस चलाते थे। भारतीय पशु चिकित्सा सेवा, इन सेवाओं के संबंध में आयोग का सुझाव था कि अखिल भारतीय आधार पर इन पदों के लिए नियुक्तियां न की जाएं तथा भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थानीय सरकारों द्वारा भर्ती करके ही किया जाए। तो भारत सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं जैसे सेवाएं जैसे राजनीतिक विभाग,
इंपीरियल आबकारी विभाग तथा धार्मिक विभाग की लोक सेवाओं, इन सेवाओं की नियुक्तियां भारत सचिव द्वारा की जाए। तो यह ली कमीशन था और 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सिविल सर्विस की पद्धति चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाओं को भारत मंत्री के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया और इन पर गवर्नर जनरल और गवर्नरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। केंद्र में तथा प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाओं और पदों पर विधानमंडल का नियंत्रण स्थापित किया गया, किंतु सिविल हितों की सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए गए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 में नया संविधान लागू हुआ और भारतीय सिविल सेवा का स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा ने ग्रहण कर लिया और नवीन भारतीय वन सेवा IFS की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग ने पूर्ववर्ती आयोग जो EPSC था का ग्रहण किया, तो EPSC से ये UPSC बन गया, संघ लोक सेवा आयोग बन गया और भारतीय संविधान की धारा 16 के द्वारा स्थापित खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत ने संघ लोक सेवा का महत्व अपेक्षाकृत बढ़ा दिया है। लोक सेवाओं में प्रशिक्षण की दृष्टि से 5वें दशक में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा विशेषीकृत प्रशिक्षण अभिकरण स्थापित किए गए। प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 27 जून 1970 को कैबिनेट सचिवालय में सेवा विभाग की स्थापना भी की गई। तो अब हम जो आज का स्वरूप देखते हैं वह इस तरह से डेवलप होते हुए आज तक आया है। अगली कक्षा के अंदर हम भारतीय सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।